पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का कल पहला दिन था और इसी में कामयाबी मिली है। अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया कि आतंकवाद की मदद करना बंद करे। कल पीएम मोदी से मुलाकात में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यह बात कही। पीएम मोदी ने निवेश के लिहाज से 5 टॉप अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। बाद में वो ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम से भी मिले। आज पीएम की अमेरिकी राष्ट्रपति से सबसे अहम मुलाकात होने वाली है, लेकिन सबसे ज्यादा झटका यहां पाकिस्तान को लगा, क्योंकि जब चर्चा हुई तो इस बात का जिक्र भी हुआ कि पाकिस्तान आतंकवाद को परोस रहा है और अपनी जमीन पर पाल पोस कर जो आतंकवाद को बढ़ा कर रहा है उसे रोकना चाहिए। ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर देखिए बाकायदा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो भारतीय जो वहां पर रह रहे हैं वो भारी तादाद में पहुंचते हैं। सब गर्मजोशी से उनका स्वागत करते नजर आए और पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। तो पीएम मोदी के इस अहम दौरे की पल पल की खबर आपको आज तक दे रहा है सीधे अमेरिका से हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जो चले गए उनके नाम सिर्फ संदेश रह गया। जी हाँ, हम मौजूद हैं वॉशिंगटन डीसी में, उसी कोविड मेमोरियल में जहां पर आज भी आंकड़ा बताता है कि 6,81,510 अमेरिकियों ने अपनी जिंदगी कोविड की वजह से गंवा दी। ये आंकड़ा सबसे बड़ा स्मारक बनकर यहाँ पर मौजूद है और ये स्मारक और इसकी अथाह परिस्थिति को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कहां से कहां तक ये पूरा नजारा जाता है, जैसे एक सफेद खेती हो, शोक की लहर हो। और ये शोक की लहर जो पूरे इस हिस्से में दिखाती है, यहाँ वाला नजारा दिखाइए। जहां जहां तक नजरें जा रही हैं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सफेद शोक की एक ऐसी चादर है जो शायद कभी ये दुनिया भुला नहीं पाएगी। अमेरिका ने जिस तरह से कोविड की वजह से लोगों को खोया है, उन सब के बीच आपको पता है ये जो एक एक झंडा यहाँ पर लगा हुआ है उसमें कोई ना कोई संदेश है। कौन होगा जिसकी आत्मा नहीं काम जाएगी? रिमेम्बरिंग ग्रैंडमा हॉग, जिनका नाम भी लिखा है, वाइफ, सिस्टर, मॉम एंड ग्रैंडमा। वो बता रहे हैं कि एक पत्नी थी, एक बहन थी, एक माँ थी, एक ग्रैंड मदर थी। हर संदेश आपकी आंखों में आंसू ला देगा। ये वाला संदेश देखिए, 5 क्यूजे के लिए है, जिसमें लिख रहे हैं, आई स्टिल सी यू एवरीवेयर, आई लुक एवरी डे। हर रोज मैं तुम्हें खोजता हूँ, हर रोज मैं तुम्हें चारों तरफ देखता हूँ। सोचिए नजारा, कल्पना कीजिए उस पूरी शोक की लहर का जो लोगों ने महसूस किया होगा उस दौरान। एक बार यहाँ से चले तो मुझे लगता है ये काफी लंबा ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से लेकर अंत तक, और यही नजारा चारों तरफ है, दूसरी तरफ भी है, क्योंकि वहां पर भी शोक की ऐसी ही जो संदेश है लोगों ने अपने जानने वाले, अपने जिनको उन्होंने खोया है, किसी की माँ। ये देखिए, ये छोटा सा जल्दी से दिखाते हैं। टकर मिक लिव्ड एज 16। किसी ने अपने सपनों को पूरा होता हुआ नहीं देखा। किसी के परिवार ने अपने बच्चों को इतनी कम उम्र में खो दिया। कहीं पर किसी की माँ चली गई, कहीं पर किसी के पिता का अंत हो गया। हर उम्र के लोगों का, और जिस तरह से इनकी कोशिश यही है कि 1-2 से शुरुआत हुई है, ऐसे ही इनको कॉर्नर किया गया है, इनको नाम दिया गया है, नंबर किया गया है। हर व्यक्ति जिसकी मौत हुई थी उसके नाम एक संदेश दिया गया है। एक ऐसी आपदा, एक ऐसी त्रासदी, एक ऐसा पैंडेमिक जिसने हजारों करोड़ों घरों को किस तरह से, कम से कम यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे विश्व में लाखों घरों को, 6.5 लाख से ज्यादा घरों को इसी अमेरिका में किस तरह से परेशान किया होगा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये नजारा इस बात को बताने के लिए काफी है कि जो शोक की लहर अमेरिका में है उसको हमेशा हमेशा इस शहर के बीचों बीच, इसकी धरती में एक एक व्यक्ति की जिंदगी को श्रद्धांजलि देने की ये कोशिश है। और उसी मेमोरियल से, वॉशिंगटन डीसी से ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इसी नजारे के साथ आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में छोड़े जाएंगे, क्योंकि ऐसी जगहों पर शब्द भारी पड़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। उस दर्द को समेट में जो इस पैंडेमिक ने, इस कोरोना के काल ने, इस कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को दिया है। तो ये देखिए, आज भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, अपनों को खोजते हैं, उनके फ्लैग जो वहां पर लगे हुए हैं उनको देखते हैं।
और जो बाहर से भी लोग आते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं देखने के लिए कि अमेरिका ने जिन लोगों को खोया है उसको वो किस तरह से हमेशा के लिए याद करता है। मतलब मुझे लगता है कि घंटे निकल जाएंगे अगर हम ये सिर्फ देखें तो। थैंक यू एंड आई लव यू, योर ओल्डेस्ट ग्रैंडसन। हर जगह एक संदेश है, और एक संदेश है कुछ देर पहले वहां मैं पढ़ रही थी कि आई विल मिस यू डैड, किसी बच्चे ने लिखा था। ये कुछ झंडे सफेद कागज के नहीं हैं, ये किसी की जिंदगी है और जिंदगी में बची हुई पूरी कहानी है जो यहाँ पर इसमें आपको दिखाई दे रही है। एक बार फिर से ये नजारा दिखाते हुए, कहाँ से देखिए आप, ये पूरा जैसे यहाँ से लेकर वहां तक अथाह ये तमाम झंडे हैं, और अंत तक जहां तक नजर जाती है वहां तक शोक की ये सफेद चादर जाती है। कैमरामैन योगिंदर के साथ अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। बढ़ रहे आगे, बात असम की। असम में जमीन को लेकर दरांग जिले में खूनी झड़प हो गई। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पहले लोगों ने देशी बम बरसाए हैं, जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें 2 लोग मारे गए। असम में तनाव है और आज कुछ संगठनों ने असम बंद की कॉल दी है। असम के दरांग जिले का ये वीडियो इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी है। एक मरे हुए शख्स पर पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं और एक फोटोग्राफर डेड बॉडी पर उछल उछल कर वार कर रहा है। असल में पुलिस दरांग के सीपीझार में अतिक्रमण हटाने गई थी। 3 दिन से ये काम चल रहा था, लेकिन कल लोग बेकाबू हो गए। असम में जमीन को लेकर जंग, पुलिस की फायरिंग में 2 की मौत। दरांग में तनाव, आज असम बंद। पुलिस पर पथराव के बाद देसी बमों से हमला किया गया। इसके बाद ही पुलिस की गोलीबारी में 2 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। पुलिस ने पहले हवाई फायर किया, फिर रबर की गोलियां चलाई और हालात बिगड़ने लगे तो फायरिंग कर दी। मारे गए लोगों की पहचान सद्दाम हुसैन और शेख फरीद के रूप में हुई है। এতিয়া মানুহবোৰ কেনেকুৱা কি হিচাপত আছে? এতিয়া মানুহবোৰ যিখিনি ঘৰ চৰ ভাঙি লৈ যিটো থৈ দিছে তাতে সেনেকাই আছে। কাৰোবাৰ ঘৰত যাই সিহঁতে আছে চলি বুলি লৈ বহি আছে, কোনোবাই ঘৰখন কেৱলা দি থৈ দিছে তাতে বহি আছে। दरांग में हालात अब तक बेकाबू हैं, पुलिस नजर रखे हुए है। घटना के बाद सिचुएशन अभी भी बहुत ही टेंस है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल असम पुलिस CRPF के एक टेम्पररी कैंप भी यहाँ पर बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दरंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये टेम्पररी कैंप यहाँ पर बनाया है, और बहुत सारे असम पुलिस के पर्सनल, CRPF पर्सनल यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है कि कल जो घटना हुआ था उसके बाद जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ये टेम्पररी कैंप बनाया हुआ है। कुछ संगठनों ने पुलिस की गोलीबारी के खिलाफ आज असम बंद का आह्वान किया है। मरने वालों के लिए 10 लाख के मुआवजे की मांग की जा रही है। हम आपको बताते हैं कि असल में ये पूरा विवाद है क्या। असल में सीपीझार इलाके में 25,000 एकड़ जमीन है। इस पर 3,000 परिवारों का कब्जा है। सरकार यहाँ कम्युनिटी फार्मिंग चाहती है। ये जमीन काफी उपजाऊ है। इलाके में एक शिव मंदिर भी है। इस पर आरोप है कि कब्जा किया गया। कम्युनिटी फार्मिंग के लिए 2,000 से 3,000 एकड़ जमीन ही चाहिए, लेकिन कम्युनिटी फार्मिंग पॉलिसी का विरोध हो रहा है। 1,000 एकड़ जमीन मुक्त करा ली गई थी, लेकिन कल इसके बाद हिंसा भड़क गई। सरकार ने CID जांच के आदेश दिए थे। बाद में फैसला हुआ कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अतिक्रमण हटाकर रहेगी। कल की हिंसा के बाद इलाके में पुलिस तैनात है। बलुआ घाट में CRPF भी तैनात है। पुलिस के लिए हालात संभालना चुनौती बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। भारत और अमेरिका की दोस्ती में एक बार फिर गर्मजोशी भरने जा रही है। आज
8 बजे पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की वो मुलाकात होने वाली है जो मील का नया पत्थर साबित हो सकता है। कोरोना से जूझती दुनिया, तालिबान की शक्ल में आतंक की नई किश्त और चीन, तालिबान, पाकिस्तान के नए गठजोड़ की चुनौतियों के बीच हो रही ये मुलाकात, इस पर दुनिया की नजर है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से पीएम मोदी की मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात में मोदी बाइडेन की मुलाकात के लिए मजबूत मंच तैयार कर दिया है। बाइडेन प्रशासन के सत्ता में आने के बाद भारतीय प्रधानमंत्रियों में से ये पहली मुलाकात है। दुनिया के 2 मजबूत लोकतंत्र के प्रमुखों की इस मुलाकात से रिश्तों को नई रफ्तार मिलना तय है। भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात का इंतजार अमेरिका में रहने वाले जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी कर रहे हैं। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए दौर की शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे और ओआरएफ के प्रमुख ध्रुव जयशंकर ने प्रवासी भारतीयों की उम्मीदों को लेकर खास बात की। बेहद खास मेहमान और आप कह सकते हैं ये ग्लोबल एक्सक्लूसिव हमारे साथ इस वक्त ध्रुव जयशंकर मौजूद हैं, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे भी हैं और ओआरएफ अमेरिका को हेड भी करते हैं। और ध्रुव, यहाँ पर अब बहुत बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट को देखा जा रहा है, तो सबसे पहले तो आपकी नजर से समझेंगे कि आप इसमें कितना इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। कि आपको लगता है अफगानिस्तान, चीन, क्वाड मीट के जरिए चीन को घेरने की तैयारी या फिर पोस्ट कोविड जो स्ट्रगल है उसमें बिजनेसमैन के साथ, आपके लिए सबसे बड़े टेक अवेज क्या है? क्वाड इज मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पर्सन। प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ इट्स द फर्स्ट मीटिंग दे आर डूइंग फेस टू फेस। So, for all these reasons, I think it is important and a very significant visit. बट कमला हैरिस के बारे में कुछ बताइए। मुझे लग रहा है बहुत नपे तौले शब्द में आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन एक एक्साइटमेंट इंडियन कम्युनिटी में यहाँ पर है और इंडिया में भी कमला हैरिस को लेकर। हालांकि वो भारतीय मूल कितना, अफ्रीकन कितना और कहाँ पर उनका ज्यादा अटैचमेंट है, वो सब अलग की बात है। She is the vice president of the US and her attachment is to the US. She was born here. She lived here almost all her life except for Canada for a little while. She has a very warm attachment, it seems, to her family in India. Her grandfather, grandmother particularly. She spent a lot of time with them because they helped. So I think it's a very like President Obama, it's a very fascinating story. Kamala Harris, how she's come her rise. She came up from a very difficult background, and it's a very inspirational story. Not just for Indian Americans and African Americans, but also for women and for girls. So the fact that she was elected, so I think that's a very inspirational story. ये भी दिलचस्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक वक्त पर ये पॉलिटिकल वो भी बना कि किस तरह से एक चाय वाले से वो यहाँ तक पहुंचे, और दूसरी तरफ आप एक स्ट्रगल देखते हैं एक महिला के, कलर्ड महिला जो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर बनती है, तो अपने आप में देयर सक्सेस स्टोरीज दोनों। And it inspires politics, inspires young people, the stories like that. So to enter politics, to see in themselves that they can go somewhere. विदेश मंत्री साहब से आपकी बात हुई है? अपने पिता से? नहीं, only my children went to see him. He met his grandchildren.
बट उसके अलावा नो, आई मीन काफी टाइट लिप्ट है। हम लोगों ने भी कोशिश की सर, आज इधर से ही निकल रहे थे, बच्चों के साथ वो खेल रहे थे यहाँ पे, आपके बच्चे थे उनके साथ वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आप नहीं मिल रहे हैं। बट कुल मिलाकर क्योंकि हम लोगों ने आज न्यूज़पेपर्स को भी देखा, सब देखा, अगर देखें तो हम अमेरिकी मीडिया में बहुत ज्यादा बज अभी तक नहीं है। आपको इसकी क्या वजह दिखाई देती है? कल जब पीएम की फाइनली मीटिंग होगी जो बाइडेन से, आज कमला हैरिस से होती है, उसके बाद कुछ हम देखेंगे अटेंशन? US media doesn't pay attention. I mean, I've lived in the US for 20 years off and on. And the US media doesn't pay much attention to international affairs. Even only sometimes when the US president travels abroad or something, then yes. But otherwise, it's not. Most Americans will not know what the Quad is. Most Americans barely know what NATO is, even though the US has been part of NATO for 70 years. So I think it will take some time for people to understand the importance. But India does not feature in the news very much here, and when it does, it's mostly for positive reasons. I think most people have very good. Most Americans think very highly of Indians because they see the Indian American community. They know people. लोग मोदी को बहुत जानते हैं यहाँ पे। मैं तो कितने अमेरिकन को देखे, अभी एक व्यक्ति आए, उन्होंने पूछा व्हाट इज हैपनिंग, तो हमने बताया कि पीएम मोदी है अंदर में, तो ही इज इनसाइड मोदी, सो ही स्टार्टेड डूइंग दैट। तो लोगों को प्रधानमंत्री मोदी को लेकर काफी अब जानकारी हो गई है। मुझे लगता है कहाँ कहाँ पर मैडिसन स्क्वायर, कहाँ कहाँ बड़े बड़े इवेंट्स हुए, इसके बाद दे नो। No, I think it's part of India's rise also. As India, as the more India's economy grows, the more, I meet people all the time. They have a company, they do business in India, an American company, and not just in Washington or New York or California, but in the middle of America. People, again, have friends they studied with Indians. So again, mostly people have a positive association with India. ध्रुव, अफगानिस्तान पर चर्चा आपको लगता है कि होगी यहाँ पर? देखेंगे, we'll see. No, Afghanistan is a very difficult situation, and I think the US. पर इंडिया के लिए तो इट्स एन इम्पोर्टेंट इशू। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो भूल जाना चाहते हैं, जल्दी भूलो, हमारी सेना वापस आ गई है, अब खत्म काम। लेकिन इंडिया तो चिंतित है क्योंकि पाकिस्तान है, तालिबान है, टेररिज्म का गढ़ वो बनेगा। तो आपको लगता है इंडिया रेस कर पाएगा? Yeah, but race for what reason? I mean, the US is out now, and the US does not have the military leverage that it had a few months ago even. So there's some coordination, I think, on diplomatic coordination. I think that has been very positive at the UN Security Council. US and India, India had the presidency of the UN Security Council. So India and the US worked closely together to ensure that the Taliban had benchmarks, criteria for what they should do to get. We're not even talking about recognition, but get sanctions relief. We allow for Taliban leaders to leave the country. So there is now a set of criteria. The Taliban does not seem interested in meeting it, but US and India, I think, are working quite closely together, along with other countries, on Afghanistan. वो डिसाइड तो करना होगा कि और आप रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे तालिबान की बाद में, that will happen later. That will happen later. I think that is not an immediate issue. लेकिन अगर सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग इसीलिए कैंसिल हुई क्योंकि पाकिस्तान वाज इंसिस्टिंग कि तालिबान के मिनिस्टर्स को, अब यूएन ग्लोबल टेररिस्ट जो डेजिग्नेटेड है उसको वीजा कैसे मिलेगा अमेरिका आने का? But न्यूयॉर्क में बैठे Pakistan insists on a lot of things, and look, I've been following India-Pakistan relations for 15 plus years, and even before, even if you look before, Pakistan has done things at times, including, meetings. Then the National Security Advisor Sattar Aziz came to India. He did a meeting with the Hurriyat. He did not have to do that. He did that very deliberately, knowing that this would undercut India-Pakistan dialogue. So, I see this is part of the games that Pakistan plays. We shouldn't, obviously not accept that. And I think India's position is quite clear on the subject. And it's not just India. The other SAARC members also agreed with India's position on this. पर अमेरिका जरूर चाहेगा कि चीन को उसकी हद में कंट्रोल में रखने के लिए इंडिया के साथ चाइना के इशू को आप उठते देख रहे हैं? US-China relations are actually in a very difficult position now, and I think they look like they will get worse. China is not budging. China is not changing its position on issues. The US has made it quite clear that I think the growing understanding that US and China cannot work together on many issues. There's some issues that will continue to work. So I think that is the longer story, and even economically, I think we'll see less and less trade and investment between the US and China. The question, I think, is can India take advantage of that in some ways? Can India attract investment in the way that China once did? And that, I think, is a more difficult conversation to have, and not between the US and India. That's a conversation for Indians to have. सबसे बड़ा टेक अवे आपके लिए, सबसे बड़ी चीज आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि अब फिर जब वो जाएंगे तो जाहिर तौर पर मीडिया में कवर होगा कि क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या होगा?
कोई फायदा दिखता है? No. The biggest thing is the Quad is meeting. And, for years, people have been saying Quad is nothing. No, India is not serious about it. US is not serious about it. Something is going wrong. Meeting in person at a high level at the top. In 2007 and 2017, also they met as a joint secretary. It was a joint secretary from the Indian government who came and assistant secretary from the US government. Up to, it's gone up to head of government level. So I think that the big thing is to show that this is serious and all four parties are going to agree on some very concrete ideas. They did that in the first summit in March, vaccines particularly. We'll see tomorrow that what are the concrete deliverables that they will. एक नॉन रिलेटेड और आखिरी क्वेश्चन जो मैं ध्रुव आपसे पूछना चाहती हूँ वो है वैक्सीन्स को लेकर, क्योंकि इंडिया की जो वैक्सीन्स है, कोवैक्सिन है, कोविशील्ड है, उनको रिकॉग्निशन अभी तक यहाँ पर नहीं मिली है। मुझे लगता है ये भी डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे सिटीजन्स को इतनी दिक्कत हो रही है, वो यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो बोलेंगे काहे कि ये दोस्ती, ये फोटो शूट्स, ये फोटो ऑप्स, हम तो हमारा बच्चा वहां पढ़ रहा है, हम तो जी देखने नहीं जा सकते। उस पर कुछ कॉन्क्रीट करना चाहिए सरकार को। This is, I think, if you look at every readout between the US and Indian governments over the last year and a half, vaccines and COVID has been the number one issue, even sometimes more than Afghanistan, even more than China. So I think it's a very serious issue. It's been taken up at the highest levels. Everything from vaccine production, providing supplies to India so that India can make its own vaccines. That was an issue 6 months back, and the US finally made some adjustments. And now I think this issue of travel will come up. I think it's in the interest of everybody for the US government to understand, and India should obviously make the case to the US that these are vaccinated, that there's a good record keeping on the Indian side, unlike in some other countries. So it is being taken seriously. That these vaccines are effective. In fact, one of them is AstraZeneca, which has been developed in the UK. And that it's in the US's best interest that Indians should be allowed to travel here, because you have more than almost 2 lakh students who study here. You have tourists, you have business people who want to come here to do business. So the more you can facilitate this, the more we can actually work together. ट्रम्प और मोदी में जो हम लोगों ने एक केमिस्ट्री देखी थी, वैसी केमिस्ट्री आप बाइडेन और मोदी में देख रहे हैं? पता नहीं, देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ध्रुव जयशंकर हमारे साथ मौजूद थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे, और इस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकी सेना वहां पहले से ही आ चुकी है, और अमेरिकी सेना अब वहां से आने के बाद वो बहुत ज्यादा इस पर कमिट करने को तैयार नहीं होंगे। हर रणनीति कैसे बने तालिबान की सरकार के खिलाफ, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और होती रहेगी। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की मजबूती की झलक पीएम मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच हुई मुलाकात में देखने को मिली। उपराष्ट्रपति ने खास तौर पर कोरोना की लड़ाई में भारत के योगदान का जिक्र किया। Outside of South Asia for at least the last 16 months, on behalf of the President and myself, we are honored to welcome you for this visit. पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। ये भारत और अमेरिका के संबंधों की नई इबारत लिखे जाने की शुरुआत है। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हैं कि भारतीय मूल की बेटी अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रही थी। जो बाइडेन की सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को कितना अहमियत देती है, पीएम मोदी के साथ मुलाकात में इसकी झलक साफ दिखाई दी। औपचारिक मुलाकात के बाद दोनों नेता जिस तरह संवाद करते नजर आए, वो इस बात का संकेत है कि दोनों देश आपसी सहयोग के मुद्दों को लेकर बेहद गंभीर हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी व्हाइट हाउस में चहलकदमी करते हुए बात कर रहे थे। मुलाकात से पहले भी दोनों देशों की तरफ से जारी किए गए बयान में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दोनों देशों की साझेदारी और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis,
and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. कोरोना महामारी से निपटने में भारत की कोशिशों को अमेरिका ने सराहा, तो भारत ने भी इस दौरान अमेरिका से मिली मदद और चिंता के लिए आभार जताया। जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था, लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. दुनिया में बढ़ते आतंकवाद और लोकतंत्र के लिए खतरे को लेकर भी दोनों देशों की चिंताएं एक जैसी ही थी। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. पीएम मोदी ने इस मौके पर उन चुनौतियों का भी जिक्र किया जिससे बाइडेन की नई सरकार जूझ रही है। राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत के साथ मजबूत संबंधों की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष कार्यक्रम और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। On the issue of the climate crisis, I know that India and you take this issue quite seriously. The President and I believe very strongly that the United States working together with India can have not only a profound impact on the people of our respective nations, but on the world itself. पीएम मोदी ने साझा बयान जारी करते हुए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। पीएम मोदी ने इस दौरान 40 लाख प्रवासी भारतीयों का भी जिक्र किया जो अमेरिका के विकास के सफर में अहम योगदान दे रहे हैं। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हुई मुलाकात के बाद ये तय हो गया है कि भारत और अमेरिका सामरिक और आर्थिक संबंधों के साथ एक मजबूत साझेदार के तौर पर अपनी दोस्ती जारी रखेंगे। वाशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।